नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज की स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद जी। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन की गैर वरीयता प्राप्त जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय डबल टेनिस ट्रॉफी जीती। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज श्रृंखला का चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की बढ़त बनाई। वेस्टइंडीज और आयरलैंड के बीच 3 एकदिवसीय श्रृंखला का पहला मैच वेस्टइंडीज ने 24 रन से जीता। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन न्यूजीलैंड ने 1 विकेट पर 349 रन बनाए। और इंडियन सुपर लीग आईएसएल फुटबॉल में अब से कुछ देर बाद केरला ब्लास्टर्स का मुकाबला हैदराबाद से होगा। और सबसे पहले बात करते हैं टेनिस की। रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन की गैर वरीयता प्राप्त जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय डबल्स टेनिस ट्रॉफी जीत ली है। इस जोड़ी ने शीर्ष वरीयता प्राप्त इवान डोडिग और मार्सेलो मेलो को सीधे सेटों में 7-6, 6-1 से हराया। ये बोपन्ना का 20वां एटीपी डबल्स खिताब और रामकुमार का पहला खिताब है। इससे पहले बोपन्ना और रामनाथन ने सेमीफाइनल में चौथी वरीयता प्राप्त टोमिस्लाव ब्रिकिक और सैंटियागो गोंजालेज की जोड़ी को सीधे सेटों में 6-2, 6-4 से हराया था। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मनोज रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन के लिए। जी हाँ, निश्चित तौर पर। और ये जोड़ी अभी बहुत जमी नहीं है और देखा जाए तो नई जोड़ी है, क्योंकि रोहन बोपन्ना तमाम जोड़ीदारों के साथ, तमाम पार्टनर्स के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास करा चुके हैं। दिविज रमेश के साथ खेलते रहे हैं लंबे समय से। और अब यहाँ जो ये जीत हासिल की है, मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले एक बहुत ही मनोबल बढ़ाने वाली जीत साबित होगी। और जिस तरह से एटीपी टूर में पहली बार दोनों एक साथ दिखाई दिए हैं, तो उम्मीद करनी चाहिए कि जिस तरह टॉप सीड जोड़ी को इन्होंने अपने सामने टिकने नहीं दिया, खासकर दूसरा गेम देखिए, वो दूसरा सेट जो है पूरी तरह से वन साइडेड बन गया था। जी हाँ, और 4 बार के डबल्स और मिक्स डबल्स के टोटल चैंपियन रहे हैं डोडिग, जिनका आपने जिक्र किया। और मार्सेलो, वो भी हालांकि उम्र दराज हैं, 39 साल के हैं, ब्राजील से ताल्लुक रखते हैं, ग्रैंड स्लैम डबल्स के 2 खिताब भी जीत चुके हैं। तो तजुर्बे की उनके पास कोई कमी नहीं थी, टॉप सीड थे और उनके सामने एक गैर वरीयता की जोड़ी अगर इस तरह का प्रदर्शन करेगी तो ये भविष्य के लिए बहुत अच्छा संकेत कहा जा सकता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस तरह से ये दोनों जोड़ी, और इन्होंने रामकुमार के लिए और भी बड़ी बात थी क्योंकि ये पहला उनका खिताब है, तो इसके लिए जो है मुझे लगता है कि काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। और जैसा कि आपने कहा कि आगे ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए भी रास्ता खुल जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बड़ी बात है कि अगर रोहन बोपन्ना जैसा खिलाड़ी जो सर्विस रिटर्न का मास्टर हो, और उन्होंने इस मैच में जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी वो सर्विस रिटर्न ही थी, तो उनकी देखा देखी जो युवा उभरता हुआ कोई खिलाड़ी प्रदर्शन करता है तो उसके प्रदर्शन में चौगना निखार होता है। कि कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो वो स्थिति इनके साथ है। और रोहन बोपन्ना से बहुत कुछ सीख सकते हैं रामकुमार रामनाथन। बात करते हैं क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज श्रृंखला का चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की बढ़त बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली पारी में 8 विकेट पर 416 रन बनाए, जबकि दूसरी पारी में 6 विकेट पर 265 रन बनाए थे। इंग्लैंड ने पहली पारी में 294 और दूसरी पारी में 9 विकेट पर 270 रन बनाए। इस मैच के नायक रहे उस्मान ख्वाजा, जिन्होंने 137 रन और दूसरी पारी में 101 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आइए सुनते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की यह खास रिपोर्ट। एशेज श्रृंखला के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच सीजी में खेला गया चौथा टेस्ट ड्रॉ हो गया है। मैच ड्रॉ होने के बाद भी सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम 3-0 से बढ़त बनाए हुए है। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मैच दोनों टीमों के बीच अब होबार्ट में खेला जाएगा। पहले दिन पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 8 विकेट पर शानदार 416 रन बनाए। इस दौरान मैच में डेब्यू कर रहे उस्मान ख्वाजा ने शतक लगाते हुए 137 रन बनाए। वहीं चौथे नंबर के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने भी अपना अर्धशतक पूरा करते हुए 67 रन की पारी खेली। बल्लेबाजी करने
उतरी इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 294 रन बनाए। टीम के बल्लेबाज बेन स्टोक्स ने अर्धशतक लगाते हुए 66 रन की पारी खेली और जॉनी बेयरस्टो ने 113 रन की शतकीय पारी खेली। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट खोकर 265 रन बनाए, जिसमें डेब्यू कर रहे ख्वाजा ने एक बार फिर शतक लगाते हुए 101 रन की पारी खेली। वो इस पारी में नाबाद रहे थे। बल्लेबाज कैमरन ग्रीन ने अर्धशतक लगाते हुए 74 रन की शानदार पारी खेली। चौथे टेस्ट के आखिरी दिन इंग्लैंड टीम ने 9 विकेट खोकर 270 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली ने 77 रन की शानदार पारी खेली और स्टोक्स ने अर्धशतक लगाते हुए 60 रन की पारी खेली। इस दौरान दोनों टीमों के बीच खेला गया चौथा टेस्ट ड्रॉ रहा। अब 5वां टेस्ट होबार्ट में 14 जनवरी से खेला जाएगा। पुष्पलता शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, अगर एशियन सीरीज में हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना दबदबा शुरू से बनाकर रखा है और अब सीरीज 3-0 से सीरीज तो ऑलरेडी उसने जीत ही ली है। और जिस तरीके से आज का मैच रहा है और क्या कहेंगे इस पूरे मैच के ऊपर, हालांकि मैच ड्रॉ रहा। देखिए, मुझे तो लगता है कि ये मैच भी ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए था और उस पर देखें तो डिक्लेरेशन क्या देरी से किया, पहला सवाल तो सबसे बड़ा यही है। दूसरा बड़ा सवाल जो उठता है वो ये है कि स्लिप में जिस तरह से आपने कैच छोड़े हैं, 3 कैच छोड़े हैं और एक रनआउट का मौका गंवाया है, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया जो है मैं समझता हूं इस बात से कंफर्टेबल नहीं होगा। और खासकर ये देखते हुए कि ब्रॉड, लीच और एंडरसन जो कि गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बल्ला थामकर मैच बचा दिया। 64 गेंदें तीनों ने मिलकर खेली हैं। तो हमें तो लग रहा था कि कहीं ये कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम जैसा मैच ना बन जाए, जहां रचिन और एजाज पटेल ने अपने बल्ले से मैच बचाया था और यहां पर इन लोगों ने वही मैच बचाया और वही कानपुर की यादें ताजा करा दी। फर्क ये था, टीमें अलग थी, वहां भारत और न्यूजीलैंड थी और यहां इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा जैक क्राले, बेन स्टोक और बेस्टो कह लीजिए आप, ये तीनों बल्लेबाज जब तक थे तब लग रहा था कि कहीं ये चेज ना कर जाएं, क्योंकि जिस अंदाज में ये खेल रहे थे, जिस ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हुए दिखाई दिए, उससे जो गेंदबाजी है वो भी थोड़ी हल्की पड़ती दिख रही थी। लेकिन उसके बाद जो कमिंस ने जिस तरह से अपनी स्विंग गेंदों पर बटलर और वुड को आउट किया, 3 गेंदों के अंतराल में 2 विकेट लिए, जिस तरह से बोलैंड ने हसीब हमीद, बेस्टो और जो रूट के महत्वपूर्ण विकेट लिए, जिसमें उनको अतिरिक्त उछाल भी मिला। और उसके अलावा अगर आप देखें तो नाथन लायन की शानदार गेंदबाजी, मलान को तो मुझे लगता है उनका एक कॉपीराइट हो गया उनका विकेट लेने का, उनको 5वीं बार उन्होंने आउट किया है। तो और गुड लेंथ पर स्किट कराया था उन्होंने। और बेन स्टोक्स जो हैं वो भी उनकी एक उछाल लेती हुई गेंद पर स्टीयर करने गए थे और अपना विकेट गंवा बैठे। जी बिल्कुल। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये इंग्लैंड ने जवाब दिया है, वो काफी कोशिश करी उन्होंने लेकिन कामयाब नहीं हो सकी, इसलिए उन्होंने मैच को ड्रॉ करा देना बेहतर समझा। और अब जो अगर हम अगले मैच की बात करें तो अगला हॉबर्ट में खेला जाएगा। किस तरह का ग्राउंड है और क्या देखते हैं आप वहां पे? देखिए, हॉबर्ट के ग्राउंड में निश्चित तौर पर मैं कहूंगा दबदबा तो देखो ऑस्ट्रेलिया का है। जो टीम अच्छा खेल रही है वो परिस्थितियों की मोहताज नहीं है, कंडीशंस उसकी अपनी हैं। और जिस तरह का इंग्लैंड का प्रदर्शन रहा है, बस वो सवाल तो कई खड़े करते हैं, लेकिन यही है कि उन्होंने मैच बचा लिया और आखिरी जो उसके 3 विकेट थे उन्होंने किसी तरह से हावी नहीं होने दिया ऑस्ट्रेलियंस गेंदबाजों को। तो मैं समझता हूं कि यहां शुरू से एक अच्छी गेंदबाजी का भी परिचय देना होगा, तभी बात बनेगी, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाली है। और एशिया श्रृंखला के जो अगर हम चौथे टेस्ट के नायक की बात करें, उस्मान ख्वाजा की, जिन्होंने अपने प्रदर्शन में इस तरीके से दोनों पारी में सेंचुरी लगाई है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि उन्होंने क्या कुछ कहा इस बारे में। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने कहा है कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में चौथे एशेज टेस्ट की दोनों पारियों में बनाए गए शतकों को मैं इतनी जल्दी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि ये मेरे लिए बेहद खुशी के पल हैं। टेस्ट में ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया की ओर से पहली पारी में 137 और फिर दूसरी पारी में नाबाद 101 रन बनाए। उन्होंने 2.5 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार वापसी की। वो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डग वॉल्टर्स और रिकी पोंटिंग के साथ SCG टेस्ट की दोनों पारियों में शतक बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने कहा, मुझे वास्तव में यकीन नहीं था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। मैं केवल लंबा खेलने के बारे में सोच रहा था जिससे टीम को फायदा हो। इसके अलावा मेरे लिए ये सिर्फ एक शानदार पारी है जिसने टीम को मजबूती दी है। उम्मीद है कि यहां से हम जीतने की कोशिश कर सकते हैं। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन।
जी हाँ, कितनी बड़ी सफलता आप मानते हैं किसी बल्लेबाज के लिए कि जिस तरह से उन्होंने 137 और फिर दूसरी पारी में 101 रन बनाए। हालांकि उस्मान ख्वाजा की ये पारी जो है उसे जीत नहीं दिला सकी उनकी टीम को, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पे एक बड़ा ऐतिहासिक रहा ये मैच उनके लिए। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप एक टेस्ट की दोनों पारियों में सेंचुरी बनाते हैं और अगर आप देखें तो रिकी पॉन्टिंग जैसे धाकड़ बल्लेबाज की जगह पर इन्हें एक समय यानी जमाना ही कहूंगा मैं, 2011 की बात है, तब इनको मौका मिला था। उतार चढ़ाव आते रहे इनके प्रदर्शन में, लेकिन जब जब इनको मौका मिला वापसी की, और वापसी का जश्न उन्होंने या तो सेंचुरी बनाकर किया या फिर उन्होंने मनाया एक अच्छी पारी खेलकर। लेकिन यहां उनको ये मलाल जरूर होगा कि वो अपनी टीम को जिता नहीं पाए। लेकिन ये पाकिस्तानी मूल का जो खिलाड़ी है, इसमें क्षमताओं की कमी नहीं है, वैरायटी ऑफ शॉट्स हैं इनके पास, और किसी भी गेंदबाज के सामने दबकर नहीं खेलते। बिल्कुल, तो काफी अच्छा प्रदर्शन उस्मान ख्वाजा ने इस पूरे मैच में किया है, और देखना होगा कि जो अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच होगा उसमें वो क्या कुछ कर पाते हैं। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रिकेट में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की, जिनके बीच दूसरा टेस्ट मैच क्राइस्ट चर्च में खेला जा रहा है। मैच के पहले दिन बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने एक विकेट पर 349 रन बना लिए थे। कप्तान टॉम लेथम ने शानदार 186 रन की पारी खेली, वहीं डेविन कॉनवे 99 रन बनाकर नाबाद हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच, और जिस तरह से बांग्लादेश ने पासा पलटा पिछले मैच में, इतिहास रचा, क्या कुछ लगता है इस मैच में आपको? मुझे तो लग रहा है कि हर शॉट के साथ टॉम लाथम या कॉनवे एक तरह से बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप कहीं नहीं है हमारे सामने, पिछली बार गलती हुई है हमसे। आप ये देखिए, केन विलियमसन को छोड़कर बाकी फुल स्ट्रेंथ टीम थी ये। जो काम भारत नहीं कर पाया न्यूजीलैंड में, जो काम पाकिस्तान नहीं कर पाया न्यूजीलैंड में, दोनों क्लीन स्वीप के शिकार हुए, वहां पर बांग्लादेश ने वो काम कर दिया। ये वास्तव में आसमान से तारे तोड़ने से कम काम नहीं था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से आज टॉम लाथम खेले हैं, इबादत हुसैन को तो बिल्कुल उन्होंने बहुत ही हल्का बॉलर बना दिया, जो कि स्टार थे पहले मैच के, और मिड ऑफ और मिड ऑन को छोड़कर उन पर जो शॉट लगाए, बाकी शॉट्स उनके जो है अगर आप देखें तो स्क्वायर बाउंड्रीज ज्यादा हैं। बिल जंग, तस्कीन और इबादत पर कई बाउंड्रीज इन्होंने लगाई। डेविन कॉनवे को देखें तो बहुत छोटे से करियर में हर मैच में तहलका मचा रहे हैं। पिछली बार उन्होंने सेंचुरी बनाई, अब सेंचुरी बनाने जा रहे हैं, 1 रन दूर है महज अपनी सेंचुरी से। और खासकर उनके मेहदी हसन पर जो स्वीप शॉट थे या रिवर्स स्वीप थे जो उन्होंने लगाए हैं, वो वास्तव में देखते ही बनते थे। और 5 टेस्ट में तीसरी सेंचुरी बनाना मैं समझता हूं बहुत बड़ी काबिलियत है, और वो तीसरी सेंचुरी निश्चित तौर पर बनाएंगे। अब 1 रन की औपचारिकता पूरी करनी बाकी है। वेस्टइंडीज और आयरलैंड के बीच 3 एकदिवसीय श्रृंखला का पहला मैच वेस्टइंडीज ने 24 रन से जीत लिया है। आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 269 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड की पूरी टीम 49 ओवर और 1 गेंद में 245 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वेस्टइंडीज की ओर से शमार ब्रुक्स को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 89 गेंदों में 93 रन की शानदार पारी खेली। दूसरा एकदिवसीय मैच मंगलवार को किंगस्टन में खेला जाएगा। तो ये भी जो, हालांकि आयरलैंड ने, अगर हम ये देखें तो आयरलैंड थोड़ी सी वीक टीम है, बट अच्छी टक्कर दी। हाँ, अच्छी टक्कर दी निश्चित तौर पर। और वेस्टइंडीज को, क्योंकि अभी पीछे हारकर आए हैं ये लोग श्रीलंका से, तो यहाँ शमरत ब्रुक्स को इन्होंने शामिल किया अपनी टीम में, एक ऐसे खिलाड़ी को जो डेब्यूटेंट है और डेब्यू मैच में 93 रन की पारी खेल रहा है। हालांकि 8 टेस्ट मैच वो खेल चुके हैं, लेकिन वनडे उनका पहला था। और कप्तान केरन पोलार्ड का उनको बहुत अच्छा साथ मिला, जिन्होंने श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में हाफ सेंचुरी बनाई। यहां पर भी उनका प्रदर्शन बहुत शानदार था और 69 रन की पारी खेली। और बाकी का काम जो है ना, अल्जारी जोसेफ अब भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी कोई नया नाम नहीं है, मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हैं, और वहां आईपीएल में भी उन्होंने बहुत ही तहलका मचाया था अपनी गेंदबाजी से। और शेफर्ड और अल्जारी जोसेफ ने बाकी का काम कर दिया बखूबी। बात करते हैं हॉकी की। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच जेनेट शॉपमैन ने कहा है कि टीम इंडिया का मुख्य उद्देश्य विश्व कप के लिए क्वालिफाई करना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो जगह है जहां दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमें प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक साथ आती हैं। उन्होंने कहा कि मैं उस स्तर को देखने के लिए भी बहुत उत्सुक हूं जहां हम हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच जेनेट शॉपमैन ने कहा कि 21 से 28 जनवरी तक
ओमान के मस्कट में होने वाले आगामी एशिया कप में विश्व कप के लिए क्वालिफाई करना उनकी टीम का मुख्य उद्देश्य होगा। भारत वर्तमान चैंपियन के रूप में एशिया कप में प्रवेश करेगा और इस प्रतियोगिता का विजेता विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेगा, जो इस साल 1 से 17 जुलाई तक नीदरलैंड्स और स्पेन में होगा। तो अगर हम देखें तो चूंकि भारत वर्तमान चैंपियन है तो एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ पे विश्व चैंपियनशिप के लिए आपको क्वालिफाई करना है। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर आप देखें तो एशियाई स्टैंडर्ड जो है विमेंस का काफी ऊपर हुआ है, जिसमें साउथ कोरिया, जापान, भारत, इनका प्रदर्शन वास्तव में बहुत अच्छा है। चीन का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। लेकिन एशियाई खेलों में जो टीस है ना भारत की, जो जापान से फाइनल मुकाबले में 1 के मुकाबले 2 गोल से हारने की, उसकी भरपाई भारत जरूर करना चाहेगा। और उसके अलावा भी अगर हम देखें तो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को अभ्यास नहीं मिल पाया था। एक मैच खेला और उसके बाद कुछ दूसरे कारणों से टीम को हटना पड़ा। तो अब अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी, और अब तो प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि ये तो वर्ल्ड कप क्वालिफाई, जैसे आपने कहा, आपको टॉप टीम में रहना है। तो यहाँ जापान और कोरिया ये दोनों तगड़ी चुनौती देने वाली हैं भारतीय टीम को। तो निश्चित तौर पर मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय खिलाड़ी यहाँ पर, क्योंकि जापान भारत के ग्रुप में है, 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी फाइनल के लिए। तो फाइनल में अगर भारत पहुंचता है तो उसके बाद मैं समझता हूं सेमीफाइनल में साउथ कोरिया एक कड़ी प्रतिद्वंदी साबित हो सकती है भारत के लिए। ये प्रतियोगिता नए साल में भारतीय टीम के लिए पहली बड़ी प्रतियोगिता के रूप में भी मंच तैयार करेगी, और इसलिए भारतीय कोच देखना चाहते हैं कि उनकी टीम इसमें क्या करती है। पेरिस सेंट जर्मेन पीएसजी के लियोनेल मेसी भले ही कोरोना से मुक्त हो गए हैं, लेकिन इस बीमारी से वो अब भी उबर रहे हैं, जिसके कारण मेसी लियोन के खिलाफ लीग 1 मुकाबले के लिए टीम में नहीं होंगे। क्लब ने इसकी जानकारी दी है। कोरोना टेस्ट निगेटिव आने के बाद मेसी पेरिस लौट आए हैं, लेकिन उन्हें खेलने की इजाजत नहीं मिली है। पीएसजी ने कहा कि मेसी आने वाले दिनों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। मेसी उन खिलाड़ियों में शामिल थे जो लीग 1 ब्रेक के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, और मेसी की अनुपस्थिति और नेमार के चोटिल होने का मतलब है कि पीएसजी को फिर काइलन एम्बापे पर निर्भर रहना होगा, जो अच्छी फॉर्म में है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा नाम है जिसका टीम में जब भी एब्सेंस होती है उनकी टीम में, तो कहीं ना कहीं एक खाली जगह होती है, उसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता। देखिए, न सिर्फ नेमार और मेसी से टीम प्रभावित होगी, बल्कि जो प्रशंसक हैं, जो दुनिया भर में इनके चाहने वालों की कमी नहीं है, वो भी इन्हें बहुत मिस करेंगे। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से ये 2 खिलाड़ी ठीक हों और वापस आएं दोबारा से मैदान में। बात करते हैं इंडियन सुपर लीग यानी आईएसएल की, जिसमें इस समय केरला ब्लास्टर्स का सामना हैदराबाद से चल रहा है। और केरला ब्लास्टर्स और हैदराबाद की अगर हम टीमों की बात करें तो 5वें नंबर की जो टीम है अंक तालिका में केरला ब्लास्टर्स 9 में से 3 मैच जीते हैं, और इसका सामना जो है इस समय हैदराबाद से चल रहा है। और हैदराबाद जो है दूसरे स्थान पर काबिज है, काफी मजबूत टीम दिखाई दे रही है। 9 में से 4 मैच जीते हैं, 16 अंक हैं। देखिए, टीम जो है वाकई बहुत मजबूत है। सबसे बड़ी इसकी जो खूबी है वो है इसका डिफेंस। डिफेंस को भेदना बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी टीम के लिए। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इस टीम में नाइजीरियाई फॉरवर्ड जो है बार्थोलोमेई, उनको छकाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो थर्ड लीडिंग स्कोरर हैं आईएसएल के इतिहास के, और उनसे बहुत उम्मीदें हैं। तो वहीं अगर केरला ब्लास्टर्स की बात करें तो पिछले दोनों मैच उसने ड्रॉ खेले हैं, लेकिन एड्रियल लूना उसके एक स्टार खिलाड़ी के तौर पर उभर कर सामने आ सकते हैं, जिन्होंने न सिर्फ पिछले मुकाबले में एफसी गोवा के खिलाफ एक गोल किया, बल्कि एक गोल में उनका हाथ भी रहा। और इससे पहले कल गोवा ने चेन्नईयन एफसी को 1-0 से हराया। गोवा जो है 8वें नंबर पर काबिज है और 10 में से 3 मैच जीते हैं, 12 अंक हैं। वहीं चेन्नईयन एफसी 10 में से 4 मैच जीतकर 6ठे स्थान पर है, उसके 14 अंक हैं। किस तरीके का आपने देखा कि गोवा ने जो ये मैच जीता है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जॉर्ज ऑर्टिज जो है उसके फॉरवर्ड, वो बहुत ही उनको गोल करते हुए देखना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनको हमने काफी समय से खेलते हुए देखा है। एटलेटिको मैड्रिड बी टीम से ही खेलते हैं और टीम के बहुत ही भरोसे के खिलाड़ी हैं।
जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो है गोवा जो है उसको एक अपर एंड मिला है और तालिका में मुंबई सिटी अभी भी 10 में से 5 मैच जीतकर 17 अंक लेकर शीर्ष पर है और इसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके बाद हैदराबाद, जमशेदपुर और एटीके मोहन बागान है। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मनोज, तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।